Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince त्यागी, लेक्चर मैकेनिकल. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसके लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें फ्रेंड्स हमने कुछ जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड किया है, जिससे आपको ये पता लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस. फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसको सॉल्व करना है और इक्वेशन है 64.5% ऑफ 8 प्लस 36.4% ऑफ 1500 इक्वल टू, ये हमारा यहां पर ये वैल्यू है जो हमको निकालनी है, प्लस 38. तो आप देख सकते हैं कि इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64.5 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 होगा, तो उससे ये आपका 800 से जो है 00 जो है वो कट जाएंगे. ऐसे ही प्लस 36.4 इंटू 15. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जो होगी यहाँ पे आएगा आपका फ्रेंड्स 8 पंजे 40, 4 और 8 चौक 48 और 4 ये हो जाएंगे आपके 8 चौक 32 और 4 36 यहाँ पे आ जाएंगे फ्रेंड्स 3 और 8 6 48 और 3 51. तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल. तो ये टोटल वैल्यू हो गई आपकी 516. ऐसे ही हम इसको भी यहाँ पे भी कर लेंगे. 15 चौका 60, 15 छिक्का, इसको पूरे को आप साथ साथ कैलकुलेट कर लें फ्रेंड्स. तो यहां पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 546 और ये आ जाएगा हमारा डेसिमल. तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1062. तो ये अभी हमने क्या किया फ्रेंड्स, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है वो हमने सॉल्व कर लिया. अब इसके किसके बराबर है, ये एक यहाँ पे स्क्वायर है प्लस 38, तो इसमें से 38 हम माइनस कर देंगे. इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1024. अब हमें निकालनी है इस क्वेश्चन मार्क की ये क्या वैल्यू होगी, यानी कि हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, इसका जरूर ध्यान देना है कि हमें जो वैल्यू है वो अंडर रूट की निकालनी है, सॉरी, ना कि पूरी वैल्यू. तो इसका अगर हम यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 32. तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, आंसर फर्स्ट हमारा सही ऑप्शन है. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो एसएससी या इस तरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन थोड़े से लेंदी होते हैं. तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं कि जो हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हम ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम समय में उनको सॉल्व कर पाएंगे. क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. एक तो हमें जो एक्यूरेसी, यानी कि हमारे जो आंसर हैं वो सही आए, और दूसरा हम जो समय ले रहे हैं सॉल्व करने में वो कम से कम हो. तो इसके लिए हम जो कर सकते हैं वो ये कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा. और कुछ जो स्क्वायर रूट्स हैं या अंडर रूट्स हैं ये हम याद कर लें, या कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे. तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स
41.33 स्क्वायर प्लस 7.96 स्क्वायर माइनस 22.02 का स्क्वायर, ये इसकी हमें फाइनल वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे एक अलग से आपको दिखाया गया है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, जो ये पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज हैं इनको आप या तो इग्नोर कर दें या फिर जो उसका हायर नंबर है उसमें इसको कन्वर्ट कर लें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 41 का स्क्वायर 0.33 इग्नोर कर देते हैं, प्लस 7.96 को हम 8 मान लेते हैं, ऐसे ही माइनस 22 का स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ भी ना हो कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपका समय बच जाएगा। क्योंकि आप अगर पॉइंट में भी स्क्वायर निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका चला जाएगा। आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी और उसके पास का जो आंसर है वो आप चूज कर सकते हैं। तो 41 का स्क्वायर फ्रेंड्स सबको मालूम होगा, ये आएगा आपका 1681 प्लस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 22 का स्क्वायर जो आएगा फ्रेंड्स 484। तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। 1681 प्लस 64 माइनस 484, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1261। अब आप देखेंगे कि जो 1261 है ये तो हमने कहीं पे भी हमारा ऑप्शन में नहीं है, ये है 1460 कि 1180 फिर 1280 और 1560। तो 1260 61 के पास सबसे करीब वाला ऑप्शन कौन सा है, वो है हमारा 1280। तो यही हमारा होगा सही आंसर, क्योंकि आपने देखे कि हमने 41.33 यानी कि इसको हमने इग्नोर किया, यानी कि हमारा आंसर थोड़ा सा कम है और यहां पे हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी 0.33 के मुकाबले 0.04 ही हमने यहाँ पे सिर्फ बढ़ाया था। तो हमारा जो आंसर है वो हमारे जो निकाला है हमने कैलकुलेट किया उससे थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए। तो इसलिए इसका सही आंसर है 1280, हमारा ऑप्शन 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ये तरीका अपना सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 41% ऑफ 601 माइनस 250.17 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू हमको निकालनी है, माइनस 77% ऑफ 910। तो यहां पे हम कर सकते हैं 41 मल्टीप्लाई बाय 6। यहां पे भी आप देख रहे हैं कि नीचे में लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमने यहाँ पे 601 को 600 माना और जब 41 को परसेंटेज को आएगा तो यहाँ पे 100 मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूं। एग्जाम में आपको ये इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी ये 2 जीरो कट जाएंगी और माइनस 250 इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। और यहां पे क्या आएगा, अभी जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम छोड़ देते हैं, तो यहां पे आएगा 77 इंटू 9.1। ये 9.1 कैसे आया फ्रेंड्स, वो ऐसे ही आया जैसे हमने ये वाला किया है, क्योंकि 77 अपॉन 100 इसको डिवाइड करेंगे तो 9.1 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो ऑलरेडी है माइनस में, ये है। तो यहाँ पे 6 1 जा 6 और 6 चौक 24 माइनस 250 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 9.1। तो 9.1 का हम इसको यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 700। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास बचा माइनस के 4 और जब इधर से आएगा तो आ जाएंगे प्लस के 700 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो वैल्यू हमको निकालनी है।
तो ये कितना हो गया, ये हो गया फ्रेंड्स 696। तो ये हो गया हमारा जो फाइनल आंसर है, ये हमारी वैल्यू निकली। लेकिन अब आप देखेंगे कि इसके आसपास में तो हमारा सबसे करीब वाला आंसर कौन सा है, तो सबसे करीब वाला आंसर है हमारा फ्रेंड्स 700, यानी कि ऑप्शन 4। आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ 4 यूनिट के डिफरेंस पे है, जबकि बाकी में बहुत सारा डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम जो ये पॉइंट वाले जो आंसर हैं क्वेश्चन है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 52001 डिवाइडेड बाय 61 मल्टीप्लाई बाय 29 सॉरी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू हमको निकालनी है इनटू 41। तो ये क्वेश्चन हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें ही बताया था कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका होता है फ्रेंड्स, बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है, ये तरीका है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट ओपन, अगर कहीं पे ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद हमको डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और सबसे लास्ट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। तो हमारे पास ब्रैकेट तो नहीं है, तो ब्रैकेट ओपन वाला जो है तो जरूरत नहीं है, उसके बाद डिवाइड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 52001 को हम क्या करते हैं, 52,000 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 61, ये हमारा हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 29 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 41। तो इसको फ्रेंड्स अगर हम सॉल्व करेंगे, अब तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स 850 मल्टीप्लाई बाय 29, और क्वेश्चन मार्क को छोड़ देते हैं, और जो 41 है इसको ये आ जाएगा नीचे यहां पर इसके डिनोमिनेटर में। इसको सॉल्व करें तो ये अप्रोक्स आपका 21 के करीब ये वैल्यू आ जाएगी, और फाइनल जो वैल्यू आएगी 21 इंटू 29। अभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 603 के करीब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, बल्कि 21 9 जो 21, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आएगी 609, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है, 651 दिया हुआ है, 580 दिया हुआ है। तो 609 के सबसे करीब कौन सा है, 600। तो हमारा जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 1 600। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं निकालनी है, तो आप अप्रोक्सीमेट लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं, और उसके सबसे करीब वाला जो आंसर है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ही आसान होगा चला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये सीरीज के क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो आपको कराए जाएं, जिससे कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में आप सीख सकें। एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार रिपीट हम थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक सीरीज हमको दी हुई है, तो सबसे पहले इनका डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर 7 + 4 11 हो जाएगा फ्रेंड्स। 11 में हमको कितना ऐड करना है कि ये 23 हो जाए, तो ये होगा यहाँ पे 12। ऐसे ही 23 में क्या ऐड करें कि वो 51 हो जाएगा, ये आएगा आपका 28, और 51 में क्या ऐड करें कि वो ये आपका हो जाएगा 52। तो आप देख रहे हैं कि इससे तो हमको कुछ नहीं पता लग रहा है, लेकिन हम इसका एक बार और डिफरेंस लेके देखें तो हो सकता है कि शायद हमको कुछ मिले। तो यहाँ पे 12, उसके बाद अगर 28 में से हम इसको माइनस करें तो ये कितना आ रहा है, 16, और
अगर 52 में से 28 को माइनस करें तो ये आ रहा है हमारा 24। तो आप देख रहे हैं कि जो तीसरा वाला सीरीज है इसमें हमारा जो डिफरेंस है इनका वो 8-8 करके बढ़ रहा है। तो 4 में हमने जोड़ा 8 तो आया 12, तो नेक्स्ट सीरीज के लिए हमने वो 12 यहां पर ऐड कर दिया। उसके बाद 8 को हमने और 8 जोड़ा 16 और 12 में 16 जोड़ के हमको मिला 28। ऐसे ही फिर इस 16 में हमने 8 जोड़ा जो तो हमको मिला 24 और इस 24 को हमने 28 में जोड़ा तो हमें मिल गया 52। तो अभी हमें क्या करना है 24 प्लस 8 तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 32। यानी कि यहां पे जो है इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, दो का 32। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 52 प्लस 32। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 5 और 3 8। यानी कि 103 में अगर हम 84 को ऐड कर दें तो हमें फाइनल जो सीरीज है की वैल्यू वो मिल जानी चाहिए। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 187। यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड 187। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लें कि हमने सबसे पहले जो सीरीज हमको दी उसका हमने डिफरेंस देखा तो हमें जो वैल्यू मिली 4 12 28 52 ये हमको मिल गई थी यहां तक, ये हमने बाद में कैलकुलेट करी है। तो हमने इसमें कोई हमको एक लॉजिक नहीं दिखा जिससे हम कैलकुलेट कर पाए। तो एक बार फिर से हमने इसका डिफरेंस लिया तो हमको एक यहां पर एक कंटिन्यूएशन मिल गया कि हर बार ये वैल्यू 8 से हमारी बढ़ रही है। तो पहले वाले 4 में 8 जोड़ा तो हमको नेक्स्ट 12 मिल गया, फिर 12 फिर से इसमें 8 में 8 जोड़ा तो 16 आया और 12 में 16 हमने ऐड करके मिल गया 24। फिर 16 में 8 ऐड किया तो मिला 24 और उसको 28 के साथ ऐड करके हमको मिल गई 52। ऐसे ही फिर हमने क्या किया कि 24 में 8 जोड़ के हमको वैल्यू मिली 32 और ये 32 हमने किसके साथ जोड़ दिया 52 में, तो हमें मिल गई 84 और 84 को हमने 103 में जोड़ दिया तो हमें मिल गया फाइनल सीरीज का जो वैल्यू हमको चाहिए 187। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ट्रेन X crosses pole in 30 seconds and another train Y crosses a pole in 1 minute and 30 seconds। तो एक ट्रेन है X जो एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन है Y जो उसी खंबे को 1 मिनट और 30 सेकंड में पार करती है। साथ ही में हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ ट्रेन X इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन Y। जो ट्रेन X की लंबाई है वो ट्रेन Y की लंबाई के आधी है। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन X एंड Y। दोनों ट्रेन की जो स्पीड है उसका अंतर हमको या रेशियो हमको निकालना। तो हम सबसे पहले हमारे पास टाइम दिया हुआ है तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन X, तो मानते हैं टाइम हमारे पास है और जो X उसकी लंबाई है हम उसको X मान लेते हैं, सॉरी उसकी स्पीड हम X मान लेते हैं क्योंकि हमको फिर निकालने में आसानी रहेगा। तो स्पीड हमने मान लिया X स्मॉल x और उसकी लंबाई टाइम उसने कितना लिया हुआ है 30 सेकेंड, तो ये हो गया 30x। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला हमको मालूम है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो गति जो है हम कैसे निकाल सकते हैं किसी की भी, वो दूरी बटे समय। तो हमें अगर लेंथ निकालनी है ट्रेन की, क्योंकि एक पोल को एक खंबे को पार करने के लिए ट्रेन को उतनी ही दूरी चलनी पड़ती है जितनी उसकी लंबाई है। तो हमारा डिस्टेंस यहां से आ जाएगा फ्रेंड्स स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने मान लिया x और टाइम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऐसे ही हम ट्रेन y के लिए भी निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड मान लेते हैं हम y स्मॉल y और मल्टीप्लाई बाय उसका जो टाइम है, तो उसका टाइम है 1 मिनट और 30 सेकेंड, उसको भी हम पूरे को सेकंड में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 90। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी हमको जो लेंथ है उनका रेशियो भी दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ ट्रेन x इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन y, यानी कि जो x इंटू 30 है, x की जो लंबाई है
ट्रेन x की वो किसके बराबर है, वो y की ट्रेन की लंबाई के आधे के बराबर है, यानी कि y इंटू 90। और हमें कुछ क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड, और स्पीड हमारी क्या मानी हुई है हमने फ्रेंड्स, x और y, यानी कि हमें x और y का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर x और y का रेशियो निकाल सकते हैं हम, x और y को इधर ले आए और हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 90, ये 1/2 बाहर हमारे पास है, और यहाँ आ जाएगा जो ये वाला 30 है, ये आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया फ्रेंड्स 3/2, यानी कि रेशियो हमारा क्या आ गया 3:2, यानी कि ऑप्शन 3। तो हमारा सही जवाब है, आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीमाज मंथली इनकम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 35 kg ऑफ नट्स। जो एक सीमा है उनकी जो एक महीने की जो इनकम है, सैलरी है, वो किसके बराबर है, 35 किलो नट्स के बराबर है। कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ नट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 20 kg ऑफ मैंगोज। तो जो 10 किलो नट्स की कीमत है वो किसके बराबर है, 20 किलो मैंगोज के बराबर। एंड कॉस्ट ऑफ 12 किलो मैंगोज इज 1500। जो 12 किलो मैंगो है उसकी कीमत 1500 है। तो व्हाट इज द सीमास एनुअल सैलरी। तो हमें जो सीमा है उनकी सालाना जो आय है वो निकालनी है। तो ये ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 किलो जो मैंगो है उसकी कीमत कितनी हो गई 1500 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गई 1 किलो आम की कीमत। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है 1 किलो नट की कीमत, क्योंकि हमें जो सीमा की जो सैलरी है वो कितनी है 35 किलो नट्स के बराबर है। तो हमें एक नट्स की जो कीमत है वो जरूर पता होनी चाहिए। तो हमारे पास 1 किलो आम की वैल्यू तो हमको मालूम है 1 किलो आम कितने के, और आम की कीमत और नट्स की कीमत में हमें जो है वो दे रखा है रेशियो, कि जो 10 किलो नट्स हैं वो किसके बराबर है 20 किलो आम के बराबर। तो 1 किलो आम की कीमत अगर 1500 डिवाइडेड बाय 12 है तो 1 किलो नट की कीमत कितनी हो जाएगी, वो इसके दुगनी हो जाएगी, क्योंकि 10 किलो नट की कीमत किसके बराबर है 10 kg नट इक्वल टू 20 kg ऑफ मैंगो। तो 1 kg नट किसके बराबर हो गया, यहां से अगर इसको काट दें तो ये हो जाएगा 2 kg मैंगो, यानी कि जो नट्स हैं उनकी कीमत मैंगो से 2 गुनी है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 किलो नट की कीमत। और सीमा की एक महीने की कीमत कितने नट्स के बराबर है 35 किलो। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके 35। अब ये हो गई एक महीने की जो सैलरी है, लेकिन हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एनुअल सैलरी, यानी कि सालाना उसकी आय निकालनी है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि इतना बड़ा क्वेश्चन जो लग रहा था उसको सिंपल एक इक्वेशन में हम लिख सकते हैं, और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1500 और 35 दूनी 70। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहले तो ये 3 जीरो आ जाएंगे और 15 सत्ते 105, यानी कि हमारी सैलरी कितनी हो गई एक साल की 1,05,000। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, पहला 1,05,000। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स बड़े हो सकते हैं देखने में, लेकिन अगर उनको आप पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पुनीत हैज सम 50 पैसा कॉइन, सम 2 रुपी कॉइन, सम 1 रुपी कॉइन एंड सम 5 रुपी कॉइन। तो ये जो पैसे वाले क्वेश्चन है ये भी बहुत आते हैं फ्रेंड्स इस तरह के एग्जाम में। पुनीत के पास कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज ₹50। तो सारे जो सिक्के हैं उनको जमा करके कितना वैल्यू बन रही है 50 रुपए। नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज 5 मोर देन
द 5 रुपी कॉइन। तो जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के से 5 ज्यादा है। और एक जो एडिशनल हमको डाटा दे रखा है, 50 पैसा कॉइन आर डबल द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 1 रुपए के सिक्के से दुगने हैं। और वैल्यू ऑफ 50 पैसा कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन इज 26। 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों की टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है फ्रेंड्स? वो हमको दे रखी है 26 रुपए। हाउ मेनी 2 रुपी कॉइन्स डज हिज हैव? तो हमें क्या निकालना है, उसके पास 2 रुपए के सिक्के कितने हैं। तो हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रुपए के कॉइन x हैं। तो 2 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा 2 रुपए के सिक्कों का टोटल मूल्य। अब है हमारे पास 5 रुपए के सिक्के, तो 5 और सिक्कों की संख्या कितनी है, वो है 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के जो है 5 ज्यादा हैं 5 रुपए वाले सिक्के से। तो 5 रुपए वाले सिक्के कितने हो गए, अगर 2 रुपए के सिक्के x हैं तो x माइनस 5। अब यहां पे हमको क्या ऐड करना है फ्रेंड्स, 50 पैसे वाले सिक्के और 2 रुपए वाले सिक्के। लेकिन हमें उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 50 पैसे और 1 रुपए वाले सिक्के की जो वैल्यू है वो सीधे सीधे हमको 26 रुपए दे रखी है। तो हम यहाँ सीधे सीधे 26 रुपए ऐड कर देंगे और ये सारे किसके बराबर होंगे, 50 रुपए के बराबर। तो यहां पे बनेगा फ्रेंड्स 2x प्लस 5x माइनस 25 प्लस 26 इक्वल टू 50। तो यहां पे 2x और 5x ऐड हो जाएंगे तो कितना बचा फ्रेंड्स, 7x। साथ ही माइनस 25 प्लस 26, तो यहां पे कितना बचा, +1। और जब इसको हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, -1। तो 50 माइनस 1 इक्वल टू 49। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, x इक्वल टू आ गया हमारा 7। यानी कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं, 7। तो आंसर कौन सा सही है फ्रेंड्स, 1। तो सही आंसर है फ्रेंड्स 7, ऑप्शन 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जाते हैं, तो इनकी भी आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द डाया ऑफ सर्कल। तो हमें दे रखा है कि जो लेंथ है वो किसके बराबर है, 2d के बराबर है। ये हमारी पहली इक्वेशन है। जो एक रेक्टेंगल दे रखा है उसकी जो लंबाई है वो सर्कल की जो व्यास है उसके दोगुना है। दूसरा दे रखा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस यानी कि जो परिधि है कितनी होती है, 2 पाई r, या फिर इसको हम पाई d भी कह सकते हैं। पाई d किसके बराबर है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 22। एक वर्ग है जिसकी भुजा 22 सेंटीमीटर है, उसके एरिया यानी कि उसके एरिया के बराबर है। तो एरिया हम निकाल सकते हैं, ये हो गया आपका 22 इंटू टी 22। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पे d की वैल्यू आ गई 22 गुना 22। तो इसका स्क्वायर सबको मालूम है 484 और डिवाइडेड बाय पाई। अभी हम इसकी वैल्यू नहीं रख रहे हैं, या इसको चाहें तो कर भी सकते हैं। पाई किसके बराबर हो जाएगा, यहीं पे 22/7, तो एक 22 कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 22 इंटू 7। ये वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी 154। अब तो हम यहां से लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ कितनी आ गई, 2 इंटू 154।
4। ये हो गई हमारी रेक्टेंगल की लेंथ। आगे क्या दे रखा है, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 668 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, जो चतुर्भुज हमको दे रखा है उसके चौड़ाई हमको निकालनी है, ब्रेथ हमको निकालनी है, और उसकी परिधि हमको दे रखी है। तो किसी भी रेक्टेंगल की जो परिधि होती है, पेरीमीटर होती है, वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये किसके बराबर दे रखी है 668 के। तो फ्रेंड्स एल प्लस बी किसके बराबर हो गया, एल प्लस बी बराबर हो गया 60, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 334। और ब्रेथ कैसे निकाल सकते हैं हम, ब्रेथ होगी 334 माइनस 2 इंटू 154। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर क्योंकि हम लेंथ आप देख रहे हैं कि पहले हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 308। तो ब्रेथ कितनी आ गई फ्रेंड्स 334 माइनस 308, तो हमारे पास आंसर आ गया 26। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन 3, 26 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। जब आप एग्जाम में करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इतना सब कुछ आपको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है कि आपको फॉर्मूला लिखना है, पाई डी लिखना है और अलग से कैलकुलेट करना है। आप सिंपली लिख सकते हैं कि पाई डी इक्वल टू 22/22, डी की वैल्यू आ गई, वहीं पे आप मल्टीप्लाई 2 करके एल की वैल्यू निकाल सकते हैं और पैरामीटर निकाल सकते हैं। यानी कि आप कम से कम लिख के इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हमें एक टेबल दी हुई है और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि हमें एक डाटा बहुत सारा दे दिया जाता है एक टेबल में और उस टेबल से हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैंसल्ड बाय 5 डिफरेंट एयरलाइंस इन 6 डिफरेंट ईयर। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एयरलाइंस दी हुई है PQRST और यहाँ पे ईयर है 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2005 से लेकर 2010 तक, और इन एयरलाइंस ने की हर साल कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई है, ये वो डाटा है। तो ये आप देख सकते हैं फ्लाइट कैंसल्ड। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड बाय एयरलाइन Q एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड बाय एयरलाइंस T आउट ऑफ ऑल द 6 ईयर्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना आसान है कि हमें देना हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड बाय एयरलाइन Q। एयरलाइंस जो Q है उसने सबसे ज्यादा जो फ्लाइट कैंसिल की है वो वैल्यू हमको चाहिए, वो क्या है, यहाँ पे आप देखिए 450, ये है एयरलाइंस Q, और फ्लाइट कौन सी 450, 600, 680, 208, 640, 363, तो सबसे ज्यादा 680। और एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड बाय एयरलाइन T। तो एयरलाइन T कौन सी है, ये वाली, इसमें सबसे कम कब कैंसिल हुई है 640, 258, 610, 586, 654 और 483। तो सबसे कम क्या है 258। हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस यानी कि इनका सिर्फ अंतर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैंने इसीलिए यहाँ पे डाला भी है। तो आप अगर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इतना डाटा देख के वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। अगर आप एक बार डाटा के क्वेश्चन करना शुरू कर दें तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, सिर्फ 680 माइनस 258, ये हमको सिर्फ वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 422, यानी कि हमारा जो आंसर है सही वो है ऑप्शन 422। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैंने स्पेशली ये इसलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड बाय एयरलाइंस S इन ईयर 2008 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड बाय एयरलाइंस S।
तो जो एयरलाइंस एस है उसने जो उसकी फ्लाइट कैंसिल हुई है उनमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 2008 में, यानी कि यहां पर किसके कंपैरिजन में, उसके पिछले साल के कंपैरिजन में। तो आपको क्या निकालना है, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में फ्रेंड बेसिक ही कैलकुलेशन होती है, वो एक अलग तरीके से हमसे सिर्फ पूछा जाता है। तो परसेंटेज अगर हमें निकालनी है पिछले साल के मुकाबले तो हम क्या करेंगे, 530 माइनस 430 और डिवाइड किससे करेंगे, जो हमारा, क्योंकि हमें पिछले साल के कंपैरिजन में निकालना है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वो पिछले साल की वैल्यू आएगी। ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है। और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया ऊपर में आपका आ गया फ्रेंड्स 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 430। तो ये आ गया। इसको अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा 23.25। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी आंसर यहां पर मैच नहीं कर रहा है, और इस क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं है कि हमको अप्रोक्सीमेट आंसर देना है। तो हमारा जो फ्रेंड्स इसमें शायद कुछ कैलकुलेशन का इशू हुआ है, एक बार दोबारा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो 530 हमने लिया था ये 530 नहीं है, ये 550 है। तो यहाँ पर हमारा 100 ना के 120 आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये भी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक से आप बच सकते हैं, जैसे कि अभी ये मुझसे हुई है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 43 करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27.9, यानी कि 28। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर है फर्स्ट 28। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में जो डाटा वाले क्वेश्चन है उसमें डाटा को बहुत अच्छे से देखना भी जरूरी है कि हम उसको कई बार पढ़ने में गलती कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान से, ये कैसे आएगा आपकी प्रैक्टिस से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसी का ही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड बाय द एयरलाइंस PRS and T इन 2008। तो हमें ईयर कौन सा लेना है, 2008, और एयरलाइंस कौन कौन सी लेनी है, PRS और T, और हमें क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालना तो सबको आता है, तो सिंपली एवरेज का क्वेश्चन अलग से ना देकर ये डाटा में हमको दे दिया है। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सारी वैल्यूज हैं 2008 ईयर की उनको ऐड करेंगे और जितने हमारे पास में नंबर्स हैं उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो P के लिए 160, R के लिए 708 प्लस 550 प्लस 586। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू हमने ली है फ्रेंड्स, 4। तो एवरेज निकालने के लिए इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर पहले इनका सम निकालते हैं, 160 प्लस 708 प्लस 550 प्लस 586, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 2004 और डिवाइडेड बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 501। तो अब आप ऑप्शन देखें तो हमारा आंसर है आंसर 1 501। तो फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन आप जो जल्दी कर पाएंगे तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, आपको ऐड करना है, डिवाइड करना है, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इफ 40% ऑफ फ्लाइट्स इन ईयर 2010 बाय एयरलाइंस वर कैंसिल्ड ड्यू टू बैड वेदर, यानी कि 2010 में जो 40% फ्लाइट्स थी वो किस वजह से कैंसिल हुई, बैड वेदर कंडीशन यानी कि खराब मौसम की वजह से, एंड रेस्ट वर कैंसिल्ड ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, और बाकी की टेक्निकल फॉल्ट यानी कि कुछ खराबी की वजह से, टेक्निकल खराबी की वजह से
वो कितनी हो गई 60%, क्योंकि 40% इससे हो गई तो बची कितनी 60%। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्लाइट कैंसल्ड ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट। तो हमें क्या करना है, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई, वो कितनी होंगी, टोटल फ्लाइट का 60%। तो हमारी कौन सी एयरलाइंस है, एयरलाइंस है आर, ईयर कौन सा है 2010, यानी कि सबसे लास्ट वाला, तो वैल्यू कितनी है 880। तो हमें क्या निकालना है 60% ऑफ 880। देखिए फ्रेंड्स कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं सिर्फ ये देख के कि ये डाटा वाला क्वेश्चन। तो इसको आप अभी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, 88 इंटू 6, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 528। तो हमारा ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स सेकंड, और आंसर हमारा जो सही है वो है ऑप्शन सेकंड 528। फ्रेंड्स अब हम जो है वो बात करते हैं रीजनिंग वाले पार्ट की। अभी तक हमने एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए थे, अब कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। तो क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ यानी कि ऊपर की तरफ, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, हम मैप पे ऐसे दिखाते हैं कि नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं क्यू आर एस टी यू वी, और एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। अब कंडीशन क्या है, एस इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो मान लो ये टी है और राइट साइड कौन सी होगी, ये वाली, तो इसका सेकंड राइट है, यानी कि यहां पे हमारा क्या है एस। उसके बाद टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब जो टी है वो भी क्यू के सेकंड राइट है, तो क्यू कहां पे आ गया, यहां पे, इन दोनों के बीच में एक जगह है खाली। आर इज टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर जो है वो क्यू के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट कौन सा हो गया, ये वाला फ्रेंड्स, तो यहां पे आ गया। एंड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V, और ये किसके है, एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ V। जो V है V के सेकेंड लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में यानी कि V हमारा कहीं यहीं पे आएगा, इसके सेकेंड लेफ्ट में क्या हो गया R। हाउ मेनी, तो हमारे पास अभी देखिए एक जगह बच गई, तो यहां पे कौन आएगा, R आ चुका है, Q आ चुका है, V आ चुका है, T हम लिख चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचा U। तो U कहां होगा, U होगा यहां पर। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया है, ये हमारी आ गई जो सीरीज बन गई आर क्यू वी टी यू एस। तो मैंने बनाने आपके सामने इसको इसीलिए सॉल्व किया है कि देखिए आप कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जब पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसके साथ कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर एक बार इनका सिटिंग पैटर्न, जो सीटिंग बैठने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उनका एक बार पैटर्न सही बना लें तो आप आसानी से वो 3 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए फ्रेंड्स, और छोड़ने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन टी एंड वी। तो टी और वी ये गए, तो इनके बीच में कितने फ्रेंड्स बैठा है, कोई नहीं बैठा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 0। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 of the following 4 are alike in certain way based on their sitting position। ये एक्चुअली सिटिंग है फ्रेंड्स। इन अबव अरेंजमेंट सो फॉर्म ए ग्रुप विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो 3 है वो एक तरीके का पैटर्न बनाते हैं बैठने में, सिर्फ एक को छोड़ के। तो जो वो अलग है उसी को हमको बताना है। तो क्यू वी, तो आप देख रहे हैं ये क्यू वी का ग्रुप है, तो क्यू के राइट साइड में V है। उसके बाद है यूटी, ये एक्चुअली ऐसे एरो बना लेते हैं, यूटी जो है वो इस तरह से है क्योंकि पहले U बैठा है, उसके लेफ्ट साइड में T है। उसके बाद है आर क्यू में भी जो है वो R और Q साथ साथ में है, और R के बाद जो Q आ रहा है वो उसके राइट साइड में बैठा है। उसके बाद है VT में भी ये साथ में बैठे हैं, और जो T है वो V के राइट साइड में बैठा है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 में QV में और RQ में और VT में एक पैटर्न है कि ये सारे के सारे एक साथ बैठे हैं, और जो दूसरा वाला है, जो सेकंड वाला है, वो पहले वाले के राइट साइड में बैठा है। जबकि जो UT है उसमें ऐसा नहीं है, UT दोनों साथ में तो हैं, लेकिन जो T है वो U के लेफ्ट साइड में बैठा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2 UT। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे एक
कोड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन ए सर्टेन कोड जीई जी जो मीन्स हैड हॉरिबल ड्रीम। उसके बाद है लिट जो पिट मीन्स रियलाइज योर ड्रीम एंड जी जे पैट जी मीन्स वेरी वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो आप देखें पहले दो हैं जी जी जो और दूसरा है लिट जो पिट। तो यहाँ पे जो और जो कॉमन है, यानी कि हम देख सकते हैं तो जो से कौन सा वर्ड बन रहा है, कौन सा वर्ड कॉमन है, हैड हॉरिबल ड्रीम रियलाइज योर ड्रीम। तो जो किसका मतलब है, ड्रीम। और क्या निकाल सकते हैं हम यहां से फ्रेंड्स, अब इनको देखते हैं। यहां पे भी जी है, जी जे पैट जी, यानी कि दो बार जी आ रहा है। यहां पे जी भी जी है और ये भी जी है, यानी कि जी का मतलब होगा यहां पर वेरी, क्योंकि यहां पर देखिए दो बार वेरी वेरी आ रहा है और जी भी दो बार आ रहा है, तो जी का मतलब हो गया वेरी। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ योर। तो योर कहां पे आ रहा है, योर आ रहा है फ्रेंड्स हमारा सेकंड वाले में। तो हमारे पास जो का तो हमको पता है, हमें लिट और पिट में से अगर क्लियर हो जाए तो हम बता सकते हैं कि योर कौन सा है, क्योंकि जो का मतलब तो ड्रीम है, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हम देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं हम। जी हमको यहां पे दिया हुआ है और जी हमको यहां पे भी दिया हुआ है, देखिए। तो एक कोई ऐसा वर्ड है जो इस वाले में भी कॉमन है और पहले वाले में भी कॉमन है। तो जी और इसमें क्या कॉमन है फ्रेंड्स, ये कॉमन है आपका हॉरिबल। यहां पे भी हॉरिबल है और यहां पे भी हॉरिबल, तो जी का मतलब हो गया हॉरिबल। तो ये तीन हमारे हो गए, जो का मतलब ड्रीम, जी का मतलब वेरी और जी का मतलब हॉरिबल। लेकिन हम योर का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ना तो रियलाइज का पता है ना ही हमें योर का कहीं से मिला, क्योंकि योर किसी और में नहीं है फ्रेंड्स और रियलाइज भी किसी और में नहीं है। तो हम लिट और पिट में से योर कौन सा है और रियलाइज कौन सा है वो नहीं बता सकते। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जो डाटा हमको यहां पे दे रखा है उससे हम ये नहीं निकाल सकते। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ड्रीम हैड हॉरिबल एक्सपीरियंस एज। तो इसको हम पहले निकाल सकते हैं, यहां पे निकाल चुके हैं फ्रेंड्स। जो ड्रीम की जगह क्या आएगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद जी हम निकाल चुके हैं, वेरी, वेरी की हमको जरूरत नहीं है। उसके बाद हॉरिबल किसके लिए, जी, तो हॉरिबल की जगह आ जाएगा जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कहां पे है, यहां पर इस वाले में हम निकाल सकते हैं। तो एक्सपीरियंस का मतलब है, क्योंकि जी जी और जी, तो एक्सपीरियंस का मतलब है पैट। तो यहां पर हमारा पैट जो है, पैट इक्वल टू एक्सपीरियंस। तो ये हो गया हमारा पैट। और जो लास्ट है हमारा वो है हमारा फ्रेंड्स हेड। तो हेड कहां पे आ रहा है, हेड हमारा आ रहा है पहले वाले में। हमारे पास हॉरिबल का भी पता है, जी मतलब हॉरिबल, जो मतलब ड्रीम, तो हेड हॉरिबल ड्रीम। तो हेड के लिए क्या बचा फ्रेंड्स, जी। तो ये हो गया हमारा जी इक्वल टू हो गया हमारा हेड। तो हमारे पास जो चारों वर्ड्स हैं उसके कोड हमको मालूम चल गए। तो हम ये क्या होगा, जी। तो बस अब हम आंसर देखें। तो हमारे पास ये चारों वर्ड्स कहां आ रहे हैं, जो जी जे नहीं है, जो जी पिट। हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है पैट, जी जो जी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जेड जी नहीं है, हॉरिबल के लिए जी वाला जी है। तो हमारा ये आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो इस तरह के जो कोडेड वाले क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स ग्रुप में आते हैं, 2-3 इकट्ठे पूछे जाते हैं। तो ये भी आप अगर सीखेंगे तो काफी सारे मार्क्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन।
ये भी बहुत पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो स्टूडेंट्स की जो शिकायत रहती है कि ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, ये एक्चुअली वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनको एक बार समझ लें तो ये बहुत ही इजी है। तो इसे किस तरह से, ये जो मैंने बताया वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से इसको हम सॉल्व करते हैं। नो शूज इज ए चप्पल, तो हम एक सर्कल बनाएंगे। ये मान लीजिए हमने मान लिए शूज, और ये मान लिया हमने चप्पल। नो शूज इज ए चप्पल, तो हमने शूज और चप्पल को दोनों को अलग अलग किया, क्योंकि कोई भी शूज चप्पल नहीं है। सम चप्पल्स आर सैंडल्स, लेकिन जो कुछ चप्पल है वो सैंडल है, सारी की सारी सैंडल नहीं है। तो हम एक और सर्कल बनाएंगे और इसको हम लेंगे सैंडल। तो सैंडल का कुछ हिस्सा चप्पल के साथ क्रॉस कर रहा है, तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और कुछ सैंडल्स वो चप्पल से अलग भी है। सम चप्पल्स आर सैंडल, सम चप्पल आर नॉट सैंडल। तो ये हमारा बन गया वेन डायग्राम इसका। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। नो सैंडल इज ए शू, इसको एस एच कर देता हूं फ्रेंड्स, कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा शू है। नो सैंडल इज ए शू, तो नो सैंडल इज ए शू ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सैंडल और शू कहीं पे भी ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, तो ये सही है। सैंडल विच आर चप्पल आर नोट शूज, जो सैंडल चप्पल हैं वो शूज नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि सैंडल और चप्पल में हमें कोई, शूज और सैंडल में कोई रिलेशन हमको नहीं दे रखा है। तो इस वाले को हम, जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि सैंडल्स विच आर चप्पल्स नॉट शूज। तो ये वाले को हम चेक नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर होगा आंसर 1, ओनली कंक्लूजन ए फॉलोज। तो पहला वाला है, सिर्फ वो वाला कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। सम पेंट्स आर रेड, यानी कि एक पेंट हमने ले लिया, ये पेंट है और इसका कुछ हिस्सा हमारा क्या है, रेड। सम पेंट्स आर रेड, ये पेंट्स हैं और ये उसका कुछ हिस्सा क्या है, रेड। ऑल रेड विच आर पेंट आर येलो, यानी कि जो रेड पेंट हैं वो येलो हैं, यानी कि जो ये वाला हिस्सा है ये रेड है और साथ में पेंट है। ये क्या है, ये वाला जो है ये हो गया आपका येलो। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम पेंट्स आर येलो, बिल्कुल सही है, क्योंकि पेंट्स का एरिया यहां तक है और यहां पे कुछ येलो है। सम येलो आर रेड, तो वो तो ऑलरेडी हमको दिया ही हुआ है। ऑल रेड विच आर पेंट आर येलो, तो हमारा दूसरा भी सही है। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या है, बोथ ए एंड बी फॉलोज। तो आंसर है हमारा आंसर 3, बोथ कंक्लूजन ए एंड बी फॉलोज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक सीरीज हमको दी हुई है, अल्फाबेटिकल की सीरीज है, BZA DYC FXE, और एक खाली है जहां पे हमको बताना है, और JBY। तो हम देखते हैं। आप देखिए पहले वाला टर्म को लेते हैं, तो B से हमको गए हम D पे, D के बाद F पे, उसके बाद Z। तो B से D पे जाएंगे, पहले B वाली सीरीज हम लेते हैं, B F, ये वाला टर्म हो गया, और उसके बाद हो गया J। तो हमने क्या किया, B को अगर हम कितना ऐड करें, B, C और D, तो इसमें हमने क्या किया, +2 किए। ऐसे ही D में E को छोड़ दिया और F पे पहुंच गया, यानी कि हर बार हम 2 को ऐड कर रहे हैं। तो ऐसे ही F G को हम छोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I। ऐसे ही I में अगर 2 जोड़ेंगे, यहां पे आएगा फ्रेंड्स H, सॉरी, हमने F के बाद G छोड़ा तो आया H, H के बाद I छोड़ेंगे तो आएगा J, यानी कि ये पूरी सीरीज हमारी तो पहले वाले वर्ड की है वो हमारी बन गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला वर्ड H। उसके बाद लेते हैं दूसरा, Z Y X V। आप देखेंगे ये तो वापस जा रहे हैं। Z के बाद से पहले क्या आता है, Y से पहले क्या आता है, X, तो X से पहले क्या आता है, U। तो इसके लिए तो हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और U से पहले क्या आएगा, V। अब ये वाला देखते हैं जो थर्ड है,
ए के बाद सी, तो अगेन हमने क्या किया, ए सी ई, ई के बाद यहां पे डैश है और यहां पे क्या आया आपका आई। तो ए के बाद हमने किसको छोड़ दिया, बी को यहां पे छोड़ दिया, सी आया, फिर डी को छोड़ दिया, ई आया, ई के बाद एफ को अगर हम छोड़ दें तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जी, और जी के बाद हमने एच को छोड़ देंगे तो क्या आएगा आई, यानी कि यहाँ पे भी हमने +2 किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा HUG। देखिए फ्रेंड्स कितना आसान है इस तरीके से सॉल्व करना। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड HUG। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पॉइंटिंग टू मैन इन फोटोग्राफ, सुषमा सेड हिज मदर ओनली डॉटर इज हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू सुषमा। तो जो सुषमा है वो एक आदमी को एक आदमी की फोटो लगी हुई है और उसकी तरफ इशारा करके बोल रही है कि जो इस आदमी की जो मदर है उनकी इकलौती डॉटर मेरी माँ है। उस जो जिसकी फोटो लगी हुई है, मान लीजिए ये यहाँ पे मैन है, इसकी जो माताजी हैं उनकी इकलौती बेटी यानी कि डॉटर। तो ये क्या हुए, ये दोनों हो गए भाई बहन, ब्रदर सिस्टर हो गए, और जो सुषमा है वो इसकी बेटी है। तो ये कौन हो गए, इसके मामा यानी कि मैटरनल अंकल। फ्रेंड्स इस तरह के भी जो रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा सही जवाब है आंसर 3, मैटरनल अंकल। सो फ्रेंड्स इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्द ही हम ऐसे ही और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनके साथ आपसे मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।